चलता है कि एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट, राइट, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है। थैंक गॉड, गॉड्स ग्रेस 100% सक्सेसफुल है सारे केसेस जो मैंने डील किए हैं। माई मदर गॉट हिट विथ कैंसर, आई हैव सीन हर डाइंग एवरी डे। थर्ड आई जो शंकर भगवान की भी होती है, वो तीसरी आँख खुल जाती है, तो वो तीसरी आँख 6 से 16 साल के बीच में ही एक्टिवेट हो सकती है। दर्द सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को दे सकते हैं, कोई हमें दर्द नहीं दे सकता। यू मीन टू से दिस ऑल आर मेंटेलिटी। आप अपने मेंटल को कैसे सेट करते हो? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए पेरेंट्स के डर से। पेरेंट्स की हालत खराब है कि बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट थे? वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून और शांति के साथ में करते हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। किसी की लाइफ में डिप्रेशंस हैं, किसी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, कोई फैमिली से खुश नहीं है, कोई पेरेंट्स से खुश नहीं है, कोई बच्चों से खुश नहीं है। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो है लाइफ में। इन सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, या ये सब प्रॉब्लम के साथ में भी लाइफ में खुश कैसे रहा जाए, ये सब बातें करेंगे आज की हमारी गेस्ट के साथ में। आज की हमारी गेस्ट हैं कोच एंड काउंसलर मनीषा ठक्कर। तो ज़्यादा कुछ बात न करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने शो पर, जहां पर हम बात करेंगे मनीषा ठक्कर के साथ। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। मनीषा मैम, आज आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, स्पेशली मेंटल पीस को लेके, स्ट्रेस को लेके, डिप्रेशंस को लेके। आजकल लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है डिप्रेशंस का और मेंटल पीस का। शांति है ही नहीं। तो ये डिप्रेशंस और जो मेंटल पीस है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? सो डिप्रेशन और मेंटल पीस का पहले तो रीज़न पता चले कि व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज हर इंसान के डिप्रेशन और स्ट्रेस के पीछे अलग अलग रीज़न है। लेकिन जो मेन रीज़न, द रूट कॉज दैट आई एम सीइंग, जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं और मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसे पता चलता है कि एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट, राइट, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है। लोग खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस दे आर अटैच्ड। सो 2 चीज़ें होती है, एक होती है लव और एक होता है अटैचमेंट। जहाँ पर प्यार है वहाँ पर बहुत सुकून है, राइट, वहाँ पर इतनी तकलीफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जगह पर अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा है, पजेशन बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो चीज़ें हो या रिश्ते हो। अपनी गाड़ी से अटैचमेंट होना, अपने फैमिली से अटैचमेंट होना, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इनफैक्ट बच्चों से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, और रिज़ल्ट से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है लोगों को कि बस इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे हैंडराइटिंग्स होने चाहिए, ऐसे इंसान बिहेव करना चाहिए, वो इंसान को मुझे इतना देना चाहिए, इतना टाइम चाहिए मुझे, इतना पैसा चाहिए मुझे। जहाँ पर वो चाहत है, राइट, जहाँ पर वो एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट है, वहाँ पर इश्यूज शुरू हो जाते हैं। राइट, यू मीन टू से एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो दर्द होता है, या डिप्रेशंस या स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट हम रोबोट तो नहीं हैं, एज अ ह्यूमन नेचर है हमारा। तो ह्यूमन नेचर में एक्सपेक्टेशंस होना और अटैचमेंट होना ये बहुत नॉर्मल है। तो ये एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट ना हो, फिर इसके लिए क्या करें? ओके, सो उसके लिए सबसे पहले समझदारी से काम लेना है, राइट। एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे पेन नहीं होना चाहिए अगर वो चीज़ ना मिले तो। प्लस इंसान से तो कभी भी एक्सपेक्टेशन मत ही रखो। जैसे हम बोलते हैं इवॉल्व, या हम इवॉल्व हो सकते हैं या हम डीके हो सकते हैं। आइदर अ पर्सन कैन इवॉल्व और अ पर्सन कैन डीके। धीरे 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 स्ट्रेस हमें खा लेगा, या फिर हम इवॉल्व हो जाएंगे, यानी कि संसार में रह के दीक्षा लेना, इतना सुकून में रहना। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हम 100 करोड़ के बारे में नहीं सोचे,
हम हासिल करने के बारे में नहीं सोचे, लेकिन वो जर्नी से हमें प्यार होना चाहिए। लोग वो जर्नी में बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो पेन में ही जीते हैं, और जिस दिन वो मिल भी जाता है तभी वो बॉडी साथ नहीं देता है वो एंजॉय करने के लिए। राइट। जर्नी ही बहुत पेनफुल हो जाती है। और अटैचमेंट तो हमें समझदारी से ही छोड़ना चाहिए, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, वन इज लव। प्यार हमेशा देना समझता है, यानी कि मुझे देना है। सामने वाला जो भी मेरा रिश्ता है, मैं चाहती हूँ कि वो इंसान खुश रहे, उसको जो चाहिए वो मैं जितना हो सके उतना दूँ। सो आई ऑलवेज टेल माई फैमिली मेम्बर्स, सभी लोगों को, दैट मुझे कहाँ पे बेटर बनना है। आई टेल माई डैड कि मुझे कहाँ पे बेटर डॉटर बनना है। आई टेल माई ब्रदर कि मैं और बेटर सिस्टर कैसे बन सकती हूँ। राइट। आई टेल माई हस्बैंड मैं और बेटर वाइफ कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो भावना है वो देने की है। एंड दैट इज़ द रीज़न विच कीप्स मी हैप्पी ऑल द टाइम। धीरे धीरे मतलब छोटी छोटी एक्साइटमेंट दूसरों के लिए क्रिएट करना, दैट इज़ लव। अगर हमें ये ऐसे फील होगा कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, राइट। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। एग्जैक्टली। और उसका एक सीक्रेट है कि क्यों नहीं सोचना है, राइट। अभी लोग बोलेंगे कि नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, ये थॉट तो आना ही है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। हाँ, मैं नेक्स्ट आपको यही पूछने वाला था कि एज अ कॉमन मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये नहीं सोचना है। हम कितना भी करें, अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं या हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है कि हमें ये मिलना चाहिए। तो ये इस चीज़ को स्टॉप कैसे करें? यस, तो ये समझना है हमें कि एवरी पर्सन हैज़ अ एनिमल इन देमसेल्फ। हर इंसान में एक एनिमल का बीइंग होता है। तो हमें पहले ये चेक करना है कि व्हाट एनिमल आई एम इन। मैं कौन सा एनिमल हूँ, और मेरे सामने जो फैमिली मेम्बर्स है हु आर दे। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लायन पैरट की तरह बात करे तो वो नहीं हो सकता। अगर डॉग पैरट की तरह बात करे या पीकॉक की तरह बिहेव करे तो नहीं हो सकता है। नहीं है, राइट। सो जो इंसान डॉग है वो डॉग की तरह ही वो चिल्लम चिल्ली करेगा, वो स्क्रीम शाउट करेगा जब तक उसे समझ में नहीं आए कि भाई उसको खुद को चेंज होना है। जो इंसान लायन है, जो डोमिनेट कर रहा है, उससे जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ही विल ऑल्सो कीप डोमिनेटिंग। नाउ आई कैन नॉट बी सैड कि ये डॉग ने बार्क क्यों किया, लायन ने रोर क्यों किया, ये पिग ने पूरी चीज़ें गंदी क्यों रखी। मेरा बीइंग क्या है? आई एम अ डव जो हमेशा शांति में जीता है। आई एम अ पैरट, सामने वाला कोई कितना भी खराब बोले मैं मीठा ही बोलूँ, तो आई चूज टू बी अ पैरट। सामने वाला डॉग है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी डॉग बन जाऊँ या मैं रोती बैठूँ, राइट। So you have to understand that everyone is different and everyone is not going to behave the way you want. आपको जैसे चाहिए वैसे behave करने ही वाले नहीं है, राइट। सो ये अगर हमने समझ लिया कि मैंने जो सोचा वो नहीं होने वाला है, वैसे ही वो सामने वाला बिहेव नहीं करने वाला है, तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। बिकॉज सामने वाला कभी कैसे भी उसके मूड के हिसाब से बिहेव करेगा, परिस्थिति के हिसाब से बिहेव करेगा, उसके खुद के बीइंग के हिसाब से, उसके खुद के नेचर के हिसाब से वो बिहेव करेगा। आप कैसे हो वो हिसाब से वो बिहेव नहीं करेगा, राइट। बट इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। एक ये है कि कहना ये सब बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, लोग बोलते हैं यार हम भगवान तो नहीं है जो इतना माफ़ कर दे या इतना सेक्रीफाइस कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे पॉसिबल है? ऐसे लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को सज़ा देने के लिए माफ़ी नहीं देनी है, खुद के मन की शांति के लिए हमें किसी को माफ़ करना है। बिकॉज हाउ मच डू यू चूज टू सफ़र, और कितना परेशान होना है, और कितना दुखी होना है। यहाँ पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, शायद कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, और 50 साल के सफरिंग के बाद भी अगर नहीं समझना है खुद के मेंटल पीस के लिए, then they will have to suffer. सो ओवरऑल अगर मैं समरी में समझूं तो ये है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस या डिप्रेशन हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हम खुद ही हैं, राइट? 100%. मतलब हम जो दूसरों को दोष देते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये खाली हम खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई मुझ पे चिल्ला रहा है तो वो इसीलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो डॉग है। कोई मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा है तो इसीलिए प्यार से बात कर रहा है क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है।
Right. सो हर इंसान, किसी को मैं सबसे बेस्ट, किसी को एंजल लगूंगी कि मनीषा जैसा कोई है ही नहीं, शी इज गॉड, शी इज एंजल, मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग पैर छू के जाते हैं। लेकिन ऐसे 4 लोग भी रहेंगे जो सोचेंगे शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड या शी इज लाइक दैट, लाइक दिस, 109%. बट वो खुद की सोच की वजह से है। पीपल टैग, यू नो, आपको एक एग्जाम्पल दूंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग लेते हैं, ठीक है, ये रिंग के बारे में आप एक पॉइंट बताइए, एनी वन पॉइंट। So this ring is fabulous, that's it. Fabulous. Okay. Now I say it is diamond. Someone will say it is gold. Someone will say it is flower. अभी right कौन है? Everyone is right. Everyone is right, है ना? Everyone is right. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है जब भी हम अपने आप को right प्रूव करते हैं और दूसरों को wrong. Okay, वहाँ पर सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। मैं सही हूँ, लेकिन हम ये समझने रेडी नहीं है कि सभी लोग सही है। सबका और तरीका सभी अलग है। लोगों का तरीका, अनुभव, उनके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बनी हुई है, वही हिसाब से वो इंसान देखने वाला है। Right. सो अगर हम नॉन जजमेंटल रहते हैं तो सबसे बेस्ट लाइफ जा सकती है। नॉन जजमेंटल यानी कि जैसे लोग रिएक्शंस देते हैं लाइफ में, इसको बच्चे नहीं करने हैं, ओ माय गॉड इसको बच्चे नहीं करने हैं। किसी के 4 बच्चे हैं तो ओ माय गॉड ये ज़माने में 4 बच्चे क्यों कर रहे हैं। किसी ने एक भी शादी नहीं की, लिव इन में है तो लिव इन में रहना है इसको। और कोई मतलब अगर 2 शादी कर रहे हो, ओ माय गॉड इसने शादी की, ओ माय गॉड इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, ओ माय गॉड इसने तीसरी शादी की, तो जिंदगी पूरी गॉसिप में ही चली जाती है। मतलब लोगों को खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट दूसरों के अंदर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करनी है या देखना है या अपना टाइम पास करना है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो वक्त है वो कुछ सीखने के लिए है, राइट, अपने आप को बेटर बनाने के लिए है, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए है। और शांति, जितना भी शांति में जी सके, जितना भी इन द मोमेंट जी सके, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, अनफॉरगिवनेस, जेलसी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से लोग स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। और प्यार पाने के लिए कितना ही शाउट और स्क्रीम करते हैं, अटेंशन पाने के लिए कितना ही शाउट और स्क्रीम करते हैं, लेकिन लोगों को ये सीक्रेट नहीं पता है कि प्यार देने से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। उसके लिए हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, या पॉसेसिव रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा इंसान बनना है कि भाई लोग हमें छोड़ के ना जाए। हज़ारों लोगों को हमारी ज़रूरत हो, हमारे फैमिली को भी हमारी ज़रूरत हो, और वो तभी हो सकता है जब भी हम देने जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी ले लीजिए 5 लाख रुपीस सबको दूंगी, एवरीवन विल बी विलिंगली, सब लोग ले लेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर मैं सबको बोलूँगी मुझे 5 लाख दो, मुझे 5 लाख दो, मुझे 5 लाख दो, मुझे 5 लाख दो, तो सब लोग भाग जाएंगे। राइट। और ये लोनलीनेस, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम हमेशा मांगते रहते हैं, इसीलिए लोग भाग जाते हैं, इसीलिए इंसान लोनली होता है, इसीलिए वो डिप्रेस्ड फील करता है। Right. ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, yes. किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। भाई आप क्या दे रहे हो? राइट। आप 10 लोगों को देना शुरू कर दो, देखो कैसे भीड़ लग जाती है 100 लोगों की। राइट, एग्री। सो ऑलवेज दैट गिविंग एटीट्यूड, राइट, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ दैट यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक बेटर स्पीकर बनना है, मुझे किसी को और ज़्यादा नॉलेज देनी है, मुझे लोगों को हेल्प करनी है, तभी जाके लोग हमारे पास आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। एंड देन आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं बहुत ही अकेला हूँ, दुनिया में कोई है ही नहीं, सब लोग खराब है। सब लोग खराब इसीलिए है क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। राइट। जिस दिन हम गिवर बन जाएंगे, जिस दिन हम देना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक्चुअली मैग्नेट बन जाएंगे। राइट। सो मैं अगर ये सवाल पूछूं कि ये जो भी आप रिप्लाईज दे रहे हो वो एज अ कोच दे रहे हो, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो? क्या आपकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, या ऐसा कभी होता है कि जब आपको डिप्रेशन जैसा फील हो, आपको दर्द हो, ऐसा सब होता है आपकी लाइफ में? और अगर होता है तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? सो यस, मेरी लाइफ में देखा जाए, अगर मैं मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊं तो लोगों को ऐसे शॉक लगेगा कि इतना सारा पेन, इतना सारा दर्द। लेकिन आई ऑलवेज सी द ब्राइट साइड, क्योंकि दर्द, आपने जैसे बोला, मेरे लाइफ में आता है तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है। राइट, करेक्ट। किसी को मैंने देखा है, लोगों को, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, लेकिन यूएस में सबसे रिचेस्ट इंसान जिसके पास 5,000 करोड़ है, उसने भी सुसाइड कमिट किया है।
करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे ये पता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मनोस्थिति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ट्रू, राइट। सो व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तब से मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चालू था। माय मदर गॉट हिट विथ कैंसर, और 8 साल उनको बहुत 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 ही तकलीफ हुई। आई हैव सीन हर डाइंग एवरी डे। लास्ट 3 साल जो उसके थे, जहाँ पे मैं कॉलेज में थी, तो उनको मॉर्फिन पे रखा था ऑलमोस्ट, क्योंकि बोन में कैंसर चला गया था, हड्डियाँ टूट रही थी। शी वॉज 120 kgs, वो 23 किलो की हो गई थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि बस आज मैं उसे कैसे खुश रखूं। मेरे पास तभी 2 रास्ते थे, या तो मैं दुखी हो जाऊं और नॉर्मल लोगों के लिए, लोगों की तरह रोना शुरू कर दूं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसा आपने कहा कि आपकी मॉम को इतनी सारी तकलीफ थी, तो किसी भी फैमिली में अगर किसी इंसान को तकलीफ होती है तो जनरली मैंने लोगों को देखा है कि वो कहते हैं अरे यार मुझे, मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, घर पे इतनी सब तकलीफ है, तो वो सब सिचुएशंस को टैकल किस तरीके से करें? सो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम अटैचमेंट में रहें और रोते रहें, या दूसरा कमिटमेंट में रहें, यानी कि मैं हूं ना तो सब ठीक हो जाएगा। सो मैं वो चार्ज ले रही हूँ कि मैं मेरे डैड को खुश रखूँगी, मेरी मॉम को खुश रखूँगी, मेरे भाई को खुश रखूँगी, मैं पूरे सिचुएशन को हैप्पी बनाऊँगी। राइट। अगर हम रोते रहेंगे तो हम बहुत सारे लोगों पे बोझ बन जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ योर एटीट्यूड मैटर्स, कि Attitude पॉजिटिव या matters. नेगेटिव आपको Yes. किस तरीके से वो हैंडल करना है। एटीट्यूड, उसमें भी अटैचमेंट नहीं और कमिटमेंट, क्योंकि सब, हर एक इंसान के लाइफ में वो वक्त आने वाला है, या फिर आपको अटैचमेंट में रहना पड़ेगा या कमिटमेंट में आपको यू हैव टू स्टैंड। तो अटैचमेंट में हमेशा पेन मिलेगा, बिकॉज आप हमेशा नेगेटिव साइड देखोगे, दुखी रहोगे, आपको बहुत बहुत पेन होगा कि मुझे सब ठीक करना है। और कमिटमेंट में ऐसा होगा कि परिस्थिति कोई कुछ भी है, मेरा काम है मैं सबको खुश रखूं। राइट। आज मतलब एवरी डे मैंने कुछ ना कुछ किया है। मॉम को मतलब कौन सी सीरियल देखेंगे, सीरियल्स के बारे में डिस्कशन करना, फिर मम्मी की फ्रेंड्स को बुलाना, स्कूल फ्रेंड्स को बुला के सरप्राइज देना, पार्टी करना, कैसे खुशी के मोमेंट दे सको, आपका पूरा फोकस उसके ऊपर ही था। और फिर 1 साल मैं कैंसर हॉस्पिटल में रही थी चेन्नई में। डॉक्टर ने बोला कि पेनलेस लाइफ दे सकते हैं, तो 1 साल वहाँ पर ही थी मैं। तो वहाँ पर भी सारे पेशेंट्स को मैं बोलती थी कि चलो समझ लेते 5 ही दिन है, अब क्या करना है। राइट। 5 ही दिन जीने वाले हैं हम सब लोग। अभी कितना दुखी होना है, कितना रोना है, कितना रिग्रेट करना है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये सब डिस्कशन करते रहना है जो सालों से कर रहे हो, या फिर डम शरास खेलना है, अंताक्षरी खेलना है, डांस करना है, 5 ही दिन है, मोमेंट्स को एंजॉय करना है। यस। फिर वो भले 5 दिन के 25 साल हो, लेकिन ये ऐसे ही जीना है कि 5 ही दिन है, अभी क्या क्या बाकी है, क्या क्या करना है, कितने मज़े करने हैं। और एक बात मैंने किसी से सुना था कि मैं कंटिन्यूअस पार्टीज कर रही थी, बहुत सारे कजिन्स आए थे और बहुत सारे पार्टीज। तो किसी ने मुझे बोला कि पार्टीज इतनी सारी, नाउ स्टॉप, रिलैक्स, थोड़ा ब्रेक ले लो। तो मैंने बोला जब भी लोग स्ट्रेस लेने में ब्रेक नहीं लेते हैं तो मैं खुश रहने में क्यों ब्रेक लूं? राइट। सो पीपल वांट टू टेक स्ट्रेस, अनलिमिटेड स्ट्रेस लेना है, लेकिन किसी ने थोड़ा बहुत मजे कर लिए तो अरे शांति रखो, बस हो गया, इतना क्या जरूरत है। लाइफ में कब क्या हो सकता है, कब प्रॉब्लम आ सकती है, कब प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम पे फोकस रहता है। हम लाइक खुशी पे फोकस रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में हमें मजे लेने हैं, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना है, तो ही आप खुश रह सकते हो, वरना स्ट्रेस तो है ही आजू बाजू। और स्ट्रेस अगर अंदर नहीं है तो बाहर स्ट्रेस देने वाले लोग बैठे हैं। वेरी ट्रू। कि आप खुश कैसे हो, इतना कुछ चल रहा है, आपको स्ट्रेस क्यों नहीं आता है। सो ये सभी लोगों के डायलॉग्स होते हैं। आई रियली पिटी पीपल के उनको जीना नहीं आता है। और सभी लोगों को पता है, कोविड में भी इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि कौन कब चला जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन वो 2 दिन तक लोगों को ऐसे लगता है कि बस जीना चाहिए, लेकिन तीसरे दिन दे आर बैक टू टेकिंग स्ट्रेस एंड दे आर लाइक डिपेंडेंट हो गए। मतलब वो उनकी जो हैप्पीनेस है वो भी आई थिंक सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स कंप्लीटली। दैट इज द रीजन। इसने ये किया तो आई विल बी हैप्पी, उसने वो किया तो आई विल बी हैप्पी। बट आई थिंक सो होना ऐसा चाहिए कि हमारी वैल्यूज हमें खुद को बनानी चाहिए। जैसे एक कहावत है ना कि भाई शहद को कोई कितना भी गिरा दे तो भी उसका मिठास कम नहीं होता है। Absolutely. तो किसी और के बोलने से हमारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। करेक्ट। बट ये समझ में नहीं आता है। करेक्ट। और कोई ना कोई बोलने ही वाला है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलने ही वाला है, क्योंकि सब लोगों का अनुभव अलग अलग है।
राइट अगर टीचर बहुत ही अच्छे से क्लास में बच्चों को रख रही है लेकिन किसी एक बच्चे ने शैतानी की और उस पर चिल्लाया तो बच्चों को ऐसे लगता है कि शी इज़ वेरी बैड, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। राइट तो कुछ बच्चों को 1000 में से 2 बच्चों को ऐसे लगता है, लेकिन उनकी समझ उतनी है, राइट इसके लिए उनकी ऐसा जो होता है। समझ है इसीलिए उनको उसका डीपर लेवल का मीनिंग नहीं पता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। 2 तरीके हैं इंसान को देखने के, एक उसने ऐसा क्यों किया और दूसरा उसने ऐसा क्यों किया होगा। राइट तो वो सेकंड वाला जो तरीका है उसने ऐसा क्यों किया होगा, हाँ तो वो तरीका बेटर तरीका मतलब है, आपका बात करने का, सोचने का और पूछने का तरीका बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। राइट जैसा आपने बताया आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि डिफ़िकल्ट पार्ट को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और स्पेंड किया है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे डिफ़िकल्ट पार्ट्स आते हैं बट वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मतलब घर में कोई बीमार है, किसी को बड़ी बीमारी है, किसी को तकलीफ़ है, तो इस सिचुएशंस को आपने जैसे बोला कि आपने टैकल कर लिया है, बट हर कॉमन आदमी इसको कैसे टैकल करे? सो टैकल करने के लिए बहुत समझदारी चाहिए और ये समझना है कि पहले तो जो वक्त है उसे एंजॉय करो, बी इन द मोमेंट। मैं अगर एक कॉफ़ी का सिप भी लेती हूँ तो एकदम 100% फील करती हूँ। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रहे हैं, Right. सो आई एम 100% ओवर हियर, माई माइंड इज़ नॉट एनीवेयर एल्स। जब भी मैं और कुछ करूँगी, जब भी मैं सो रही हूँ तो 100% आई विल फील द एयर, Right. कंबल को फील करूँगी और मुझे ऐसे लगेगा इससे बेटर लाइफ ही नहीं है। जब मैं खाना खाऊंगी तो एक एक बाइट को फील करूँगी और मुझे लगेगा इससे बेटर कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि इंसान कभी थॉटलेस नहीं रह सकता। हमेशा हज़ारों थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन हम अपने थॉट्स को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने मेरे थॉट्स को चूज़ नहीं किया तो अनजाने में मुझे बुरे थॉट्स आ जाएंगे। राइट यानी कि मुझे जानबूझ के अभी ये सोचना है कि यहाँ पे कितना अच्छा स्टूडियो है, ये माइक कितना अमेजिंग है, मैं किसी अच्छे इंसान से बात कर रही हूँ, तो मैं मेरे थॉट्स को चूज़ कर रही हूँ। राइट तो वैसे ही हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अपने थॉट्स को चूज़ कर सकते हैं और 100% वो मोमेंट में रह सकते हैं। जैसे ही घर पे किसी को तकलीफ़ है तो हमें ये सोचना है कि मुझे ये इंसान को खुश करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेरी मम्मी को भी तकलीफ़ थी तो मैं हमेशा दिखाती थी और खुश रहती भी थी, क्योंकि उसे फिज़िकल पेन तो है, लेकिन अगर मुझे दुखी देखेगी तो उसको मेंटल पेन भी शुरू हो जाएगा। उसे गिल्टी भी फील होगा कि मेरी बच्ची मेरे वजह से दुखी है। राइट तो ऑलरेडी किसी को शारीरिक तकलीफ़ है तो उसे मानसिक तकलीफ़ हमें नहीं देनी है खुद दुखी रह के। अगर हम खुद ठीक रहते हैं, खुद खुश रहते हैं, तो हम 10 लोगों पे ऑलरेडी एहसान कर रहे हैं। राइट तो ये जो इतने डिफ़िकल्टीज देखने के बाद भी आपने ये कोच और काउंसलर बनना ये क्यों सिलेक्ट किया? या बचपन से आपका पहले से ये फिक्स था मुझे यही करना है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसने आपको ये करने के लिए मोटिवेट किया? राइट सो बचपन से तो मुझे फिल्म स्टार ही बनना था। मुझे सीरियल में ही काम करना था। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फेम। राइट मुझे लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिले बहुत सारे लोगों से एक साथ। सो ये हमेशा करना था जो घर से अलाउड नहीं था। ट्राई भी किया था। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जिसमें आपको लगा कि हाँ बस नहीं, मुझे लोग देखे, मेरी तारीफ करे और मैं फेम में रहूं। यस ये मुझे हमेशा था। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई बिकॉज डैड ने मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक मैंने सीरियल शूट भी की थी जो रिलीज़ नहीं हुई। वो महिमा चौधरी और सनी देओल के साथ थी। क्योंकि उसके बाद सेकेंड एपिसोड से ही डैड ने मना किया तो मैंने स्टॉप कर दिया। मॉम ने मुझे सपोर्ट किया था चुपके से करने के लिए। सो मैंने सोचा कि ओके ये पॉसिबल नहीं है फिर, और मैं ऐसा क्या करूं। मुझे स्टेज हमेशा बहुत पसंद था कि मुझे स्टेज पे रहना है। प्लस मुझे वैल्यूज़ देने थे हमेशा लोगों को। फिर मॉम को जब भी कैंसर हुआ और मैं हॉस्पिटल में 1 साल रही तो मुझे समझ में आया कि मैं कितने लोगों को एक साथ हील कर पा रही हूँ। कितने लोग मेरे वजह से खुश हो पा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50 कैंसर पेशेंट्स मेरे सामने हैं और वो डांस कर रहे हैं और वो ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद तो कैंसर तेल लगाने गया, आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई लाइफ। मैं मज़े करूँगा वैसे। तो वो जो फीलिंग मुझे मिल रही थी तभी, वो जो हैप्पीनेस मुझे मिल रही थी दूसरों को खुशी देने में, तो मुझे ऐसे लगा कि यस मुझे मेरी फील्ड भी साइकोलॉजी ही लेनी चाहिए। एंड थैंक गॉड मुझे वो सब रास्ते धीरे धीरे मिलते गए। ग्रेट।
एज अ कोच एंड काउंसलर कभी ऐसी सिचुएशंस आई है कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम शेयर आपके साथ में उसने प्रॉब्लम शेयर की है, लेकिन शेयर करने के बाद आप जो सॉल्यूशंस दे रहे हो वो सॉल्यूशन प्रॉपर वर्क नहीं हुआ है और उससे चीज़ें और ख़राब हो गई है, ऐसा कभी किसी के साथ में हुआ है? नहीं, थैंक गॉड, गॉड्स ग्रेस 100% सक्सेसफुल है सारे केसेस जो मैंने डील किए हैं। वेरी गुड। बहुत सारे डिफिकल्ट केस आए हैं जहाँ पे मुझे ऐसे लगा है कि मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए। सो आई वुड टेल यू अबाउट वन केस। देयर वाज वन पर्सन हु वाज वेरी डिप्रेस्ड, मतलब 5 साल से मेडिकेशंस पे था वो बंदा और बहुत ही एंगर था उसके अंदर। तो मम्मी पापा को, सारे रिलेटिव्स को वो मारता था और मुझे ऐसे लगा दैट नॉट पॉसिबल फॉर मी। देन ही केम, पेरेंट्स उसको लेके आए, तभी भी उसने पेरेंट्स पे हाथ उठाया था और मुझे ऐसे लगा, मैंने बोला भी था कि मैं ये नहीं लूँगी केस, लेकिन माय मैनेजर टोल्ड मी मैम आप ले ही सकते हो, आप ना मत बोलो। एंड देन मैंने सोचा ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई। तो वो बंदा जब भी मेरे सामने बैठा था तो बहुत ही गुस्से से देख रहा था मुझे कि आप मुझे ठीक करोगे। तभी मैंने उसे बोला कि आई थिंक यू आर राइट और बाकी सब आपके साथ बहुत गलत हुआ है। एंड दैट वॉज अ टाइम दैट ही सरेंडर्ड एंड देन आई कुड डू इट वेरी नाइसली। वो केस मैंने इतना ब्यूटिफुली सॉल्व किया, आज उनका पूरा फैमिली इतना खुश है। मैंने आई थिंक 2 लाख रुपए चार्ज किए थे वो रिजॉल्व करने में, पूरा इश्यू 6 महीने में। उन्होंने मुझे लास्ट में ऐसे बोला कि अगर आपने 20 लाख भी बोला होता ना तो भी कम होता जो रिजल्ट हमें मिला है। सो गॉड्स ग्रेस के बहुत ही इजीली सारी चीज़ों के रास्ते मुझे मॉम के आशीर्वाद से और सूझ जाते हैं कि बस कौन से केस को कैसे हैंडल करना है। एंड मैं तभी हाथ में लेती हूँ जब भी मुझे पता है कि बस मैं ठीक कर ही पाऊँगी। आज की डेट में ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, डिप्रेशंस और ये, उसको छोड़ के भी एक प्रॉब्लम्स है ना बहुत मेजर दिख रही है। वो ये है कि पेरेंट्स और किड्स, पेरेंट्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो किड्स समझ नहीं पा रहे हैं, या किड्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि भाई हमारे बच्चे टैकल नहीं हो पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मेन रीज़न ये है कि नोबडी इज़ अ गुड लिसनर। सबको सिर्फ बोलना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, सबको इंस्ट्रक्शंस देना है, राइट। और दूसरा, पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चे यहाँ पर है और पेरेंट्स यहाँ पर है, तो पेरेंट्स को यहाँ पर आके बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो ये सोचते हैं कि बच्चे यहाँ पर आके हमें समझे, वो हमारी पूरी जर्नी को समझे, वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, वो सारी चीज़ों को समझे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, राइट, कि आप नरेंद्र मोदी की तरह पूरे इंडिया को हैंडल करो, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? राइट। अगर वो लेवल की बातें मैं आपसे करूँ तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? राइट। और हम पेरेंट्स जब भी बच्चों को ऐसे सीधा बोल देते हैं कि भाई तुमको क्या पता, मैंने कितनी डिफिकल्टीज देखी है, हमारे ज़माने में ऐसा था वैसा था। एक्चुअली उसे तो हमारे 30 साल की जर्नी नहीं पता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे पता चले। राइट। तो हमें वो लेवल पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। और स्पेशली हम ये सोचते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, घर दिया है, गाड़ी दी है, अच्छा खाना दिया है, एसी में सोते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, उनको तकलीफ़ क्या है? पर उनकी तकलीफ़ है, किसी ने उनको मोटा बोला, किसी ने उसको लंबू बोला, किसी ने उसको चश्मिश बोला, किसी ने उसको क्रश हुआ। ये स्कूल्स में अभी क्रश होना शुरू हो जाता है, उसको क्रश हुआ और उसके ही फ्रेंड को वो लड़की पसंद है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए ऐसे होता है कि भाई सुसाइडल होता है। राइट। उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है मेरे साथ। जैसे हमें भी लगता है कि हमारी BMW को किसी ने स्क्रैच, कहीं पे स्क्रैच आ गया, या कोई छोटी सी चीज़ें, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ खो गई, या अगर मेरी चूड़ी खो गई और मैं सोचूं कि मेरी 2 लाख की चूड़ी खो गई, तो ये चीज़ भी बहुत ही छोटी है। अगर हम इवॉल्व हो जाए, अगर मैं 80 साल की हो जाऊं और अगर ये सोचूं कि BMW में स्क्रैच आया था तो मैं 4 दिन रोई थी, या 2 लाख की चूड़ी खो गई थी तो 4 दिन रोई हम थी, खुद के ऊपर हंसेंगे। तो हमें खुद को ऐसा लगेगा कि अभी किडनी फेल हो गई है, अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और वो छोटी सी बात को लेके आई वाज क्राइंग सो मच। राइट। जैसे मैं छोटी थी तभी मैं भी, वो घर घर खेलते थे तो उसका एक बर्तन खो गया था, मेरा क्रेयॉन कलर एक खो गया था, मैं इतना रोई थी, ऐसे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई। तो हर एज में सफरिंग है,
उनके लेवल की। लेकिन माता पिता ये कहते हैं कि हमने तो बहुत सेक्रीफाइस किया इन बच्चों के लिए और ये बच्चे अब हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, हमने इनके लिए सब कुछ किया है, अपनी जान तक दे दिए, जो टाइम है वो सब कुछ दे दिया है, पैसा दे दिया है, फिर भी ये हमारी नहीं सुनते हैं। इसीलिए क्योंकि राइट कम्युनिकेशन नहीं है। मैं मानती हूँ दैट एवरी पेरेंट इज अ बेस्ट पेरेंट। बट क्या सिर्फ माता पिता ही सेक्रीफाइस करते हैं या बच्चे भी सेक्रीफाइस करते हैं? सैक्रिफाइस तो बच्चे भी करते हैं और माँ बाप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत ही गरीब माँ बाप है, बच्चों को कुछ नहीं देते फिर भी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही पैसे वाले पेरेंट्स हैं, बच्चों को सब कुछ देते हैं फिर भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन सेंस। स्किल्स का मतलब यह है कि हम कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, टोन राइट तरीके से यूज़ करें। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने कहाँ कहा कि मैंने राहुल को चॉकलेट दी, अगर यही सेंटेंस मैं राहुल पे प्रेशर डालूं, मैंने कहा कि मैंने राहुल को चॉकलेट दिया, अगर यही प्रेशर मैं चॉकलेट पे डालूं, मैंने कहा कि मैंने राहुल को चॉकलेट दिया, मैंने तो मिर्ची दी थी। अगर मैं पे फोकस करूं, मैंने कहा कि मैंने राहुल को चॉकलेट दिया, वो तो स्मिता ने कहा था, यानी कि वो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स जो लोगों में नहीं होती, और दूसरा है कम्युनिकेशन सेंस, यानी कि किसके सामने क्या बोलना, कितना बोलना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब चुप रहना। ये लोगों को नहीं पता है, जिसके वजह से हर रिश्ता फेल होता है। चाहे वो माँ बाप और बच्चों का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, चाहे वो आपका रिश्ता दुनिया के साथ हो या एक सोलमेट या रिलेशनशिप के साथ हो, सिर्फ हमारे बात करने का तरीका और कितना बोलना है, कब चुप रहना है, बस वो एक चीज़ अगर लोग सीख जाए तो बहुत ही शांति हो जाएगी पूरी दुनिया में। आपने ये सब बातें सीख ली, आप सिखा रहे हो, बट बचपन से ऐसा कोई इंसान है आपका या कोई रोल मॉडल है कि जिसको आप फॉलो करते हो और आपको लगता है कि बस ये, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है? वैसे लर्निंग आप सीखते सबसे हो, बट आपका कोई रोल मॉडल है? मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी थी। ग्रेट। क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। कितनी भी तकलीफ़ें होती थी वो डांस करती थी, वो कभी भी माइक लेके स्टेज पे बोलना शुरू कर देती थी, मुझे हमेशा एनकरेज करती थी, और उसका सपना था कि मैं बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इंसान बनूं नो मैटर व्हाट। तो बस वही चीज़ मुझे इतना आगे लेकर आई। सो ये एक मोटिवेशन है बस मेरी मॉम का सपना, कि उसका बस एक ही था कि बस मैं सक्सेसफुल बनूं या मैं एकदम हैप्पी रहूं। तो वही एक चीज थी जिसने मुझे इतना पुश किया कि माँ बाप की एक्चुअली ये विश होती है और आपने उसको जेन्युइनली पूरा किया अच्छे तरीके से। यस, दैट इज वेरी। और मैंने हमेशा देखा था कि वो हर मुसीबत में खुश रहती थी। तो क्या हुआ, सो व्हाट, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। तो ये सब देख के जब उसको इतनी पीड़ा भी हो रही थी तभी भी वो खुश रहती थी, हंसती थी। उसको कितना भी दर्द हो रहा था वो नहीं रोती थी, क्योंकि उसको पता था कि वो रोएगी तो दूसरे 10 लोग रोएंगे। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं सीखती तो हर इंसान से हूँ। ग्रेट। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रोल मॉडल नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ पे भी सीखने का मौका मिले सीख लेते वो अच्छी चीज़ें मैं तुरंत सीख लेती हूँ और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हूँ अपने लाइफ में। ग्रेट। अब एज अ कोच आपके पास है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपने लाइफ में फेस ही नहीं किए। तो फिर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस ही नहीं किए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से देते हो या क्या बेस पे देते हो? ओके, सो पहले पूरा इश्यू समझने के बाद, पूरी चीज़ें समझने के बाद मुझे ये पता चलता है कि कौन सी थेरेपीज उन पे काम करेगी। बिकॉज अगर बातों से सब ठीक हो जाता तो पूरी दुनिया ठीक हो गई होती। ट्रू। सो बातों से सबसे पहले कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि एडवाइस देने वाले घर में ही 5 जन बैठे हैं। सो उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करना पड़ता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे ट्रीट करना पड़ता है। बिकॉज बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव उनको हुए हैं, जो अनुभव की वजह से इंसान की मेंटल परिस्थिति ऐसी हो गई है। सो वो अनुभव को चेंज करना, सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसको रीवायर करना, NLP, रेकी, प्राणिक हीलिंग, अरहाटिक, क्रिस्टल हीलिंग, वो सारे कॉम्बिनेशन से, सेल्फ हिप्नोसिस, वो सारे कॉम्बिनेशन से मैं किसी को ट्रीट करती हूँ। मतलब ये सब अलग अलग प्रोसेस है लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। यस। सो आप सिर्फ आपका ज़्यादातर फोकस जो यंग एज है वो रहते हैं या बच्चे भी रहते हैं? हर एक इंसान आफ्टर 6 ईयर ओल्ड के बाद
80 साल के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और 6 साल के भी स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपका देखा है कि 6 साल आपने बोला, तो आप जो बच्चों के लिए ना आपका एक कोई ऐसा आप मिड ब्रेन करके कुछ करते हो जिसमें आप ऐसा कहते हो कि बच्चे आंख बंद करके भी चीज़ों के बारे में गेस कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ दैट एक्चुअली? ओके, सो उसमें एक्चुअली वी वर्क ऑन थर्ड आई जो शंकर भगवान की भी होती है, वो तीसरी आँख खुल जाती है, तो वो तीसरी आँख 6 से 16 साल के बीच में ही एक्टिवेट हो सकती है। ओके। जिससे उनके इंट्यूशंस पावरफुल हो जाते हैं, और जैसे ब्लाइंड लोगों के पास पावर्स होते हैं, उनकी दूसरी सब सेंसेस बहुत पावरफुल होती है, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, तो वो भी ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स में बच्चों के वो सारी चीज़ें बहुत ही पावरफुल हो जाती है। वो पावरफुल होने के वजह से वो लोग टच से भी, स्मेल से भी सारी चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये वर्कशॉप का है अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करना। अपने जो 7 चक्रास है उसमें से थर्ड आई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और वो एक्टिवेट करने से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दे विल गेट बेटर मार्क्स ऑल्सो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, बैलेंसिंग द ब्रेन। हर एक इंसान के 2 ब्रेन्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, राइट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। लेकिन एक ही ब्रेन काम कर सकता है, या तो आपका लेफ्ट ब्रेन अभी काम कर रहा है या तो राइट ब्रेन। लेकिन ये इसके बाद दोनों ब्रेन एक साथ काम करेंगे। एंड जस्ट इमेजिन कि आप एक पैर से भाग रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है, और दोनों पैर से भाग रहे हो तो स्पीड क्या है। तो दोनों पैर से जब भी हम भाग रहे हो तो स्पीड ज़्यादा है, वैसे ही दोनों ब्रेन से अगर बच्चा भाग रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डूइंग दिस वर्कशॉप एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। तो यू मीन टू से बच्चा बिना देखे चीज़ों को गैस कर सकता है, चीज़ों के बारे में टच करके बता सकता है। Yes. तो इसमें जब आपके एक्चुअल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये किया है और अभी बिना देखे वो टच करके ही नंबर बता सकते हैं, या कलर बता सकते हैं, या क्या चीज़ है या क्या लिखा हुआ है वैसा बता सकते हैं, ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है कि जो ये सब कर सकता है बच्चा? 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ओह, जो कर सकते हैं, जिन्होंने मैंने जिनको ट्रेन किया है। ब्लाइंडली दे कैन डू दैट ऑल। यस यस यस। ग्रेट। सो अभी तक का आपका सफ़र जो रहा है, एज अ कोच आप कर रहे हो और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो माइंड डेवलपमेंट के लिए, डिप्रेशंस के लिए, तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर बस मुझे यही करना है जो मैं कर रही हूँ, और मेरा मेन गोल और विजन ये है कि जो भी मेरे संपर्क में आए वो हमेशा खुश रहे और वो इवॉल्व हो जाए। उसके लिए मैं खुद भी सीख रही हूँ कि और मैं बेटर तरीके से कैसे दे सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को खुश देखना, लोगों को ये समझाना कि लाइफ इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोचते हो, जितना आप सोच रहे हो, जितना आप फील कर रहे हो। लाइफ बहुत ही अच्छी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि लाइफ रियल में ब्यूटीफुल है। अगर आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। और हर इंसान को सिर्फ एक ही इंसान चाहिए खुश रहने के लिए। एक इंसान उसको शांति से सुने, शांति से समझे, उतना ही काफ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को बहुत कुछ चाहिए। शांति क्या है? शांति चाहिए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो लोग शांति को अचीव करना चाहते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि जो चीज़ अपने अंदर है वो बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें करो, बहुत ही मन लगा के करो, बहुत पैसे कमाओ, बहुत नाम कमाओ, बहुत, मैं भी करती हूँ, लेकिन हर जर्नी में, हर चीज़ में सुकून होना चाहिए। सो फॉर नाउ फेम कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो ये बॉडी भी नहीं है, राइट? तो बट स्टिल एक होता है ना अंदर से, नहीं मुझे फेम मिलना चाहिए, लोग मुझे देखे, लोग मेरे बारे में बात करें, लोग मेरी तारीफ करें, तो ये सब होता है ये या मुझे नहीं होता? ऑटोमेटिक खुशी मिलती है उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो है हमारे लिए या दुनिया में, जैसे कि नरेंद्र मोदी है या गांधी जी है, उनको भी हम रोज़ याद नहीं करते, राइट? करेक्ट। उनका फेम सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनको भी हम लोग साल में एक बार शायद याद करते हैं, या कभी इलेक्शन हुआ, या कभी रोज़ हम लोग पैसे खर्च करते हैं, नोट पे गांधी जी का फोटो है, लेकिन रोज़ हम लोग याद नहीं करते। राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि लोग आज देखेंगे और 6 महीने के बाद वापस एक बार देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के लिए चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को अंदर से खुश देखना चाहती हूँ। और वो जो सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव के वजह से I love doing that. I love loving people. I love loving myself. I love spreading love. जिसके वजह से वो एक फेम फैक्टर आ जाता है, हाँ, दैट मुझे अच्छा लगता है लाइमलाइट में रहना। लेकिन वो
इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है उसके साथ दुख आता है। राइट, सो फेम इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। Nothing मतलब is ठीक है, important. अच्छा लगता है, अगर कोई तारीफ करता है तो कोई एनर्जी इंसान मिलती है। इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फेम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रिश्ता कहते हो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरे important पास नहीं है। सबसे ज़्यादा डीएम आते हैं ये कि रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, कोई लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या लड़की लड़के के साथ रिलेशनशिप में 3-4 साल तक उनका रिश्ता रहता है, फिर किसी कारण से या तो वो मेजरली ये केसेस आते हैं कि भी इसने मेरे साथ चीटिंग कर लिया या ये प्रॉब्लम हो गया और मैं इससे बाहर नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो ये एक है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई पर्टिकुलर, जो आप बोल रहे हो कि भाई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट अब मैंने रख लिया है, 4 साल का रिश्ता रख लिया है, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन अब मेरे साथ चीटिंग हो गई है, तो अब मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करूँ? उसका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है, हर इंसान का कस्टमाइज्ड होता है। किसी को 5 सेशन, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 सेशंस लग जाते हैं। लेकिन हर तरीके से हमें ये समझना है कि स्पिरिचुअल लेवल पे, पहले स्पिरिचुअल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेन देन, जितनी कोई इंसान के साथ मेरी लेन देन है उतना ही मेरा रिश्ता वो इंसान के साथ रहने वाला है। अगर आपको एक स्टोरी बताऊं छोटी सी, एक छोटा सा बच्चा फूड कोर्ट में, कर्मा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्मा, एक छोटा सा बच्चा फूड कोर्ट में जाता है, 5 साल का बच्चा अपने फादर के साथ, और वो बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें खानी है। तो वहाँ पे कूपन सिस्टम है, तो फादर गोज टू द कूपन काउंटर, वहाँ पे 100 की 5 नोट देते हैं और एक कागज़ की पर्ची मिलती है। तो वो छोटा बच्चा सोचता है कि ये अंकल कितने बुरे हैं, इन्होंने मेरे पापा से इतने सारे पैसे लिए और छोटा सा कागज़ दिया। और फिर वो कूपन लेके उसके पापा दूसरे काउंटर पे जाते हैं और बहुत सारा फूड आता है। तो बच्चा सोचता है कि ये अंकल कितने अच्छे, कागज़ का टुकड़ा दिया और इतना सारा खाना दिया। वैसे ही हम छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। राइट। जैसे वो छोटे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था कि फूड कोर्ट में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, वैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने 4 साल अच्छे बिताए, फिर मेरे साथ चीटिंग हुई, ऐसा हुआ वैसे हुआ, जो भी हुआ वो हिसाब बराबर हुआ। राइट। तो स्पिरिचुअल टर्म्स में हिसाब बराबर होना ही है। इट इज कर्मा, लाइक मतलब जो आप करोगे वो होने ही वाला है, और जो हो रहा है वो भी उसका भुगतान करना ही है, और वो जन्मों जन्मों का है। हमने एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ कपड़े बदले हैं। राइट। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ ये प्लैनेट पे आए हैं, लेकिन हमने कोई और जन्म में किसी का बुरा किया है, इसीलिए ही जन्म से भी किसी को कैंसर होता है, किसी को पीड़ा होती है। तो हर इंसान का अलग अलग हिसाब है, वो भगवान ही जानता है। लेकिन हाँ, रिश्ता है तो तकलीफ है, तकलीफ़ें आनी है, वो तकलीफ़ों को सुलझा सकते हैं, वो तकलीफ़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर प्यार, फॉर एग्जांपल, अगर 2 इंसान एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते में हैं और कभी एक इंसान ने गलती से चीटिंग कर ली, लेकिन 5 साल का कंट्रीब्यूशन याद करके उसको माफ़ भी कर सकते हैं। अगर वो इंसान कंसिस्टेंटली चीटिंग कर रहा है तो खुद को भी हम मेंटल ट्रॉमा से बचा सकते हैं। तो सॉल्यूशन हर इंसान के लिए अलग होता है कि अगर तकलीफ़ है रिश्ते में तो क्या तकलीफ़ है, उसको कैसे सुलझा सकते हैं, वो रिश्ते को ठीक करे या वो रिश्ते को छोड़ दे, या वो इंसान को भूल जाए, या वो इंसान को माफ़ कर दे, या हम लोग खुद इवॉल्व हो जाए और सब चीज़ों में से, माया में से बाहर निकल जाए। तो हर स्टोरी के लिए एक अलग सोल्यूशन होता है। मतलब एक्सेप्टेंस एंड सॉल्यूशंस। अगर ऐसा है कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लो कि 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक, इसको सोच के हम प्रॉब्लम में रहे, सोचते रहे, डिप्रेशंस में जाए। दूसरा ये होता है हमारे पास रास्ता कि हम इसके उस पे काम करें कि भाई आइदर मैं उसको छोड़ दूं, आइदर मैं उसके साथ रहूं, माफ़ करके, चीज़ों को छोड़ के। करेक्ट। बट लोग उसको पकड़ के बैठते हैं और तब तक पकड़ के बैठते हैं जब तक ये और बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि रिश्ता वो ही होना चाहिए। जितने भी टीनेजर्स अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, या जितने भी अनमैरिड लोग जो अभी तक शादी नहीं की है, तो रिश्ता वही होना चाहिए जहाँ पे सुकून हो। राइट। शादी करने का सुकून खत्म हो जाता है। ऐसा मैरिज काउंसलिंग में देखा है मैंने, सारे लोग आके इतने कंप्लेंट्स, इतनी चीज़ें, इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतनी सारी चीज़ें। मतलब मैंने देखा है कि लोग शादी करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने सामने वाले को खुशी और शांति देने के लिए शादी की है, पर उनको ये वो लोग ये समझते हैं कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, इसने मुझे कितना टाइम दिया, उसने मुझे कितना प्यार किया, इसने मुझे कितने पैसे दिए, मैं इसके लिए क्यों करूँ।
तो वो बहुत बहुत सारी बहस, बहुत सारी तकलीफ़ें और एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश। नहीं तो ये क्योंकि शादी हर के बाद इंसान में जो अलग तकलीफ होता हो है। रही है बहुत ज्यादा, जितने भी आप देखते हो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसा पॉइंट कि भाई एक पर्टिकुलर आप एक छोटी सी चीज़ है, 2 चीज़ों का ध्यान रखो ना तो भी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे कौन से पॉइंट है? सो जनरली मैं प्री वेडिंग काउंसलिंग्स करती हूँ, उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताती हूँ और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके ज़िंदगी के 70-75 ईयर्स अच्छे जाएंगे, क्योंकि आप शादी कर रहे हो तो एक इंसान के साथ 50 से ज़्यादा साल जीने वाले हो। तो सबसे पहले उसे चेंज करने की कोशिश मत करो। दूसरा, वो जैसा है वैसे उसको रिस्पेक्ट करो। जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है वो रिस्पेक्ट करो। प्लस आप सिर्फ देना सीखो, लेने की बात मत करो। प्यार दो, सुकून दो, रिस्पेक्ट दो, हैप्पीनेस दो, शांति दो, स्माइल दो, और बदले में अप्रिसिएशन दो। लेकिन लोग बोलते हैं ये सब देने के बाद हम क्या बदले में सिर्फ दर्द ले लें? पर दर्द क्यों? क्योंकि हम देंगे तो हमें मल्टीप्लाई होकर कुदरत वापस देना ही है, देना ही है। दर्द सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को दे सकते हैं, कोई हमें दर्द नहीं दे सकता। यू मीन टू से दिस ऑल आर मेंटेलिटी? आप अपने मेंटल को कैसे सेट करते हो? मतलब अगर मुझे कोई वक्त नहीं दे रहा है और अगर मुझे दर्द हो रहा है तो इट इज़ माई मेंटेलिटी, क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। मैंने अपना रिमोट दिया है कि ये मुझे टाइम दे तो मैं खुश रहूं, ये मुझे प्यार करे तो मैं खुश रहूं, ये मुझे समझे तो मैं खुश रहूं। मतलब अपनी खुशी पूरी हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। दैट इज द मेन रीजन ऑफ पेन। एग्जैक्टली। और पेन आप हमेशा पर्पस में बदल दो। अगर कोई दर्द है ना तो उसका पर्पस बना लो लाइफ में, कि भाई अगर आई एम गोइंग थ्रू दिस तो और कोई ये चीज़ से नहीं गुजरे उसके लिए मैं लोगों को हेल्प करूं। और इतना लोगों को हेल्प करना शुरू कर दो कि आपके पास टाइम ही नहीं हो आपके दर्द से कम्युनिकेट करने का या बैठ के दुखी होने का। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। खुद अकेले स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीने में भी उतना ही मज़ा आता है। हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ इतनी बहस करना कि आप मेरे साथ यहाँ नहीं चल रहे हो, वहाँ नहीं चल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, और हम एक रिश्ते पे कितना बोझ डालते हैं। राइट। So my gym partner is someone else. One of my very good childhood friend is my gym partner. My coffee partner is my cousin sister, क्योंकि उसको कॉफ़ी पीनी बहुत अच्छी लगती है। बॉलीवुड मूवी पार्टनर इज़ माई बुआ, क्योंकि उसको बॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग पार्टनर है, क्योंकि मुझे वो चीज़ 100% एंजॉय करनी है। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग पसंद नहीं है, जिमिंग पसंद नहीं है, या कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, या शांति से बैठना पसंद नहीं है, तो वो चीज़ के लिए अगर मैं उसे फोर्स करूं कि ये यू हैव टू डू विथ मी, देन आई विल बी इन पेन। राइट। सो एक रिश्ते पे कितना बोझ डालोगे? मतलब आपने बेटर तरीके से वो उसको समझ लिया है और उसको किसी को फोर्सफुली रिलेशन रखने की बजाय हम अकेले या हम अपने तरीके से कैसे खुश रहे, जिसको जो पसंद है उस वैसा पार्टनर ढूंढ लो। राइट, ग्रेट। जिसको जिम करना पसंद है वो जिम पार्टनर ढूंढ लो। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग पार्टनर ढूंढ लो। अगर मैं मेरे भाई को ड्रैग करूं कि चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए, वो एक बार आ भी जाए, लेकिन मुझे अगर 5 ड्रेसेस ट्राई करनी है और अगर वो बोले कि अरे यार यू आर इरिटेटिंग मी, क्या है जल्दी शॉपिंग करो ना, ऐसा सब क्यों, उससे अच्छा मैं मेरी बहन के साथ जाऊं कि मैं 5 ट्राई करूं तो वो और 5 लेके आए कि ये भी ट्राई कर। वेरी गुड। तो वैसे रिश्तों को ढूंढो अपने जिंदगी में जिसे आप जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद हो। यू नो, आपके डैड को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके दादी को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपकी मौसी को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मौसी को लेके जाओ ना कॉफी के लिए। क्यों एक ही रिश्ते के पीछे पड़े हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ही आना चाहिए, मेरी वाइफ ही आनी चाहिए कॉफ़ी के लिए? मासी को बहुत पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मासी को लेके जाओ तो कॉफ़ी पीने में मज़ा बहुत आएगा, फिर दुख का कारण ही नहीं है। राइट, ट्रू। ऑफ द ट्रैक, पैशन कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? पैशन तो लाइफ में जिंदा रखता है लोगों को। यू नो, एक सुबह को उठने में एक मज़ा आता है, तो पैशन बहुत ही ज़रूरी है। सबको अपना पैशन ढूंढना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट को साइड में रख के अगर पैशन के लिए जीना शुरू कर दिया तो इंसान एक खुद ही एक एनर्जी बन जाएगा, एक पॉजिटिव बॉल ऑफ एनर्जी जो जहाँ पे जाए सबको पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस देता रहे। तो पैशन के लिए जीना, पैशन पे फोकस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम अपना पैशन फाइंड आउट कैसे करें, कि मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है, मुझे तो गाना भी अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, मुझे स्पीच देना भी अच्छा लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरा पैशन फाइंड आउट कैसे करूं।
तो सबसे पहले पैशन को फाइंड आउट कैसे करें और वो पैशन पे वर्क कैसे करें? सो पैशन को फाइंड ऐसे करना है कि पहले 10 चीज़ें करके देखनी है। जो नहीं अच्छा लग रहा है वो क्विट कर दो, जो अच्छा लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा करो, प्लस पैशन और पर्पस को ज्वाइन कर लो। लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है। पर्पस इज़ बियॉन्ड गोल्स। गोल्स जो है कि अच्छा मुझे BMW चाहिए या मुझे 4 प्रॉपर्टीज़ चाहिए या मुझे वर्ल्ड टूर करनी है, ये सब गोल्स है। पर्पस इज़ आई एम लिविंग फॉर दिस। You have to live for something, not necessary it can be the best mother also. Your purpose is कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनो, या मेरा पर्पस जो है मैं कैंसर पेशेंट को खुश रखूं, जितनी भी जिंदगी उनके पास है वो लोग हैप्पी रहे, प्लस मेरे आसपास जितने भी लोग आए वो सारे लोगों को मैं समझाऊं कि सुकून की कीमत क्या है, खुशी क्या है, और वो मैं उनको एटलीस्ट वो लेवल पे लेके जाऊं कि वो मेरे से अलग होने के बाद टोटली इंडिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि मैंने इट्स नॉट कि मैं काउंसलर सिर्फ एजुकेशन से, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ इसीलिए हूँ, लेकिन मैंने सच में बहुत सारी चीज़ें देखी और ब्यूटीफुली हैंडल किया। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसे बेस्ट हो सकता है, कैसे वो इंसान 100% चेंज हो सकता है। सो मेरा पैशन है लोगों को खुश करना, मेरा पर्पस है लोगों को खुश देखना। पैशन और पर्पस जब भी एक साथ हो जाते हैं तभी नथिंग कैन ब्रेक यू, नथिंग कैन ब्रेक यू। पैसा और सुकून, इसका कोई रिलेशन है? पैसा और सुकून का कोई रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं बेस लेवल पे है। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि जिनके पास पैसा है वही ऐसा बोलते हैं कि भाई पैसे और सुकून का कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट। तो बोलते हैं हमारे पास पैसा आ जाए फिर हम भले ये बोल लेंगे। तो जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको ये कैसे एक्सप्लेन करें कि पैसे और सुकून इसका कोई रिलेशन नहीं है? देखो, बेसिक लेवल पे पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, या शांति से जीने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि पैसे कमाने के लिए पूरी दुनिया अशांत है। राइट। लेकिन मैंने ऐसे इंसान को भी देखा है जो सुबह को उठ के टीवी देख के बस सो जाता है, वीडियो गेम्स खेल के, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई ऐसे कोई कैसे जीता है। तो वो एक बच्चा था, मेरे पास पेरेंट्स लेके आए थे काउंसलिंग के लिए। उसने मुझे बोला, मैम आप इतना पैसा कमा के ये सारी चीज़ें करके बाद में क्या करोगे? आई रिलैक्स। आप वैकेशन पे क्या करता है? रिलैक्स, गो ट्रैवल। बस मैं अभी से कर रहा हूँ। अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आप पैसा कमा के करने वाले हो, मैं आज कर रहा हूँ, तो फिर मैं पैसा क्यों कमाऊँ? करेक्ट। लेकिन उसके लिए भी पेरेंट्स के पास पैसे होना चाहिए, वरना यस, बेसिक लेवल पे पैसे और सुकून का थोड़ा बहुत रिलेशन है। मनी इज़ एनर्जी, लेकिन अर्निंग मनी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर हम मनी एनर्जी को एक्सेप्ट करें, राइट तरीके से पैसे को अपने लाइफ में इनवाइट करें, राइट तरीके से मेहनत करें, तो सुकून और शांति से बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको जीना ही नहीं आता है, वो लोग शांति से 2 पल भी नहीं बैठ सकते हैं। तो उसका पॉजिटिव रिलेशन भी है और नेगेटिव रिलेशन भी है। How you see and how you how you deal with it. Right. लेकिन बहुत पैसा होने के बाद भी शांति होनी ज़रूरी है। मैंने देखा है, वन ऑफ माई रिलेटिव ओनली 200 करोड़ होने के बाद भी यूरोप नहीं गए, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है, और वो दुनिया से चले गए। वो एक्चुअली उनको यूरोप नहीं जाना था और कहीं पे जाना था। एग्जैक्टली। सो लोगों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ है उसको पहले जी लो, एंजॉय करो, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, बिकॉज कल हो ना हो। और इतने सारे गाने हैं, मैंने देखा है, कल हो ना हो एक सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल गाना है, उसका हर एक वर्ड सुनना ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये गाना सुनने के बाद, अरे सिंगर वॉज वेरी गुड, लिरिक्स सुनो, बट उसके एक शब्द दिल को टच करते हैं। वेरी नाइस मूवी इज आल्सो एंड सॉन्ग। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए पेरेंट्स के डर से। पेरेंट्स की हालत ख़राब है कि बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट थे? मतलब अगर मेरे दादा के दादा के दादा या मेरे दादा ही 5th में फेल हुए, 9th में फेल हुए, तो क्या उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ा? क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? क्या वो फिल्थी रिच नहीं हुए? यानी कि हम अगर कोई चीज़ को लेके चिपक जाएंगे कि ये चीज़ ठीक होनी ही चाहिए, तो फिर आपकी मानसिक परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगी। राइट। सो एंड ऑफ दिस मुझे 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहोगी जो आज से ही इम्प्लीमेंट करें, और बच्चों के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा ये सजेशन देती हूँ दैट बी अ गुड लिसनर।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्रेंड बनो, फ्रेंड्स उनके पास बहुत है। फ्रेंड्स पे क्या है पता है, फ्रेंड्स पे हम अपना बोझ भी डाल देते हैं। मैंने देखा है पेरेंट्स को कि वो अपने प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को तेरे डैड से ये तकलीफ़ है, मेरे को तेरी मम्मी से ये तकलीफ़ है, मेरी पूरी लाइफ में ये तकलीफ़ है, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे किया, उसका कर्जा, इसका कर्जा, इसके प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम। भी वो नन्ही सी जान में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को डील कर सके। सो कभी भी बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स मत बताओ, लेकिन बच्चों को हमेशा एनकरेज करो, इंस्पायर करो। और सबसे बड़ी सीख ये कि आप अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करो जैसे आपने पहले 6 महीने में प्यार किया था, जब भी आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, जब भी आप सिर्फ हंसते थे, जब भी आप सिर्फ तारीफ करते थे, जब भी आप सिर्फ अपने बच्चे को एडमायर करते थे, जब भी आप सिर्फ अपने बच्चे को हक करते थे, जब भी अपनी गोदी में सुलाते थे। एक्चुअली अभी भी माता पिता ऐसा कहते हैं कि हमें बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फैक्ट ये है कि इनडायरेक्टली बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। यस, पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होने के साथ संस्कार देना भी ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम कुछ सिखाए नहीं, बच्चे अगर गलती करे तो हम डांटे नहीं, वो सब करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपॉजिट लॉट ऑफ लव। आप अपने अकाउंट में 50 लाख डिपॉजिट करो, उसके बाद 5 लाख विड्रॉ करो तो सेंसिबल है, राइट। लेकिन अगर आप 50 लाख क्रेडिट कार्ड पे ले लो तो वो सेंसिबल नहीं है। वैसे ही बच्चों को इतना सारा डांटना सेंसिबल नहीं है। बहुत सारा प्यार दो। मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं जब भी पढ़ाई नहीं करती थी तो मुझे स्केल से मारती भी थी, तो भी अच्छा लगता था, तो भी अच्छा लगता, प्यार इतना ज्यादा देती। यस, तो मुझे आज भी वो याद है कि मम्मी मुझे मारती थी ऐसे, मुझे डर लगता था, मुझे पनिशमेंट। लेकिन वो जब मैं याद भी करती हूँ तो बहुत हंस के मुस्कुरा के याद करती हूँ, क्योंकि वो तकलीफ पुट डाउन करना इतना ज़्यादा नहीं था जितना प्यार ज़्यादा था। तो अप्रिसिएशन 100% करो, उसके बाद आप फॉल्ट फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैंडविच टेक्निक यूज़ करो। सैंडविच टेक्निक यानी कि तारीफ करना, जैसे कि यू लुक सो ब्यूटिफुल, लेकिन अगर आपने 5 किलो कम कर दिया देन यू विल बी द हॉटेस्ट। अच्छा, इस तरीके से कर लो तारीफ, ओके, राइट, ताकि उनको अच्छा भी लगे और अच्छा भी लगे और चीजें भी इम्प्रूव हो जाए। राइट, चीजें भी इम्प्रूव हो जाए। और बच्चे को एक्सपेक्टेशन से लोड मत करो। मतलब वो ठीक होगा तो आपका मूड अच्छा होगा, उसका कंसंट्रेशन बेटर होगा तो आप ठीक हो जाओगे, उसके हैंडराइटिंग ठीक हो जाए, मतलब उस पर इतना लोड डाला। आपका हस्बैंड भी आपका लोड नहीं ले पा रहा है, तो बच्चे कैसे लेंगे? आपकी वाइफ भी आपका एक्सपेक्टेशन का लोड नहीं ले पा रही है, आपके पेरेंट्स भी आपके एक्सपेक्टेशन का लोड नहीं ले पा रहे हैं, तो इतनी छोटी सी जान कैसे लेगी? और वो थक जाते हैं, बच्चे आके लिटरली थक जाते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं, जब भी मैं उनके वर्कशॉप्स लेती हूँ तो बोलते हैं मैम पेरेंटिंग का भी लो ना, उनको भी चेंज करो ना। एक्चुअली नीडेड, आई थिंक सो। आपके पास या किसी के पास भी अगर बच्चों के सबसे ज्यादा काउंसलिंग आते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन पेरेंट्स ही होते हैं। 100%, उसके कारण ही होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को अपने आप के अंदर बहुत सारा बदलाव करना नहीं है, और उनको ये फील होता है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा है। एब्सोल्युटली सुनेगा तभी जब भी पहले हम सुनेंगे, शांति से समझाएंगे। और एक ही सेंटेंस है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो सेंटेंस उनको 20 साल तक समझ में नहीं आता, क्योंकि कहने का तरीका में भी शायद सही नहीं है। कहने का तरीका एक स्टोरी फॉर्म में हो, शांति से 2 घंटे में हो, कॉन्वर्सेशन हो, डिस्कशन हो, लॉट ऑफ लिसनिंग हो, तभी वो उसके जहन में बात उतर जाएगी। तो शांति से कोई भी बात अगर समझाई जाए डिस्कशन फॉर्म में, अथॉरिटी उसको देके कि आप ही मुझे बताओ कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसको कैसे डील करना चाहिए था, राहुल का एग्जाम्पल देके कैसे राहुल को डील करना चाहिए, तो एक साइकोलॉजी टर्म्स में उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो डिटेल में मन में उतर जाए। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल सेशन, बहुत अच्छा सेशन था आज का। फाइनली आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, सो एक्सपेक्टेशंस कम रखो, अटैचमेंट से बाहर निकल के कमिटमेंट में ज़्यादा रहो, राइट, बी इन द मोमेंट, हमेशा एन्जॉय दिस मोमेंट जो भी आपके हाथ में है। प्लस एक रिश्ते पे बहुत सारा बोझ मत डालो, 10 लोगों को रखो, 10 अलग अलग लोगों को अलग अलग हॉबीज़ के लिए साथ में रखो। एन्जॉय द डे, जब भी घर पे जाओ हंसते हुए जाओ, खुद खुश रहो ताकि 10 लोग और खुश रह सके। राइट, बी वेरी पॉजिटिव, वाइब्रेटिव एंड एनर्जेटिक, प्लस हैव अ वंडरफुल फ्यूचर क्रिएशन। सो आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू, आपकी ड्रीम प्लेस कौन सी है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है? मॉरिशस। मॉरिशियस,
और एक इंसान का नाम लो जिसके साथ आपको बहुत ही मज़ा आता हो, जिसके साथ आपको ऐसे बहुत सुकून, शांति और हैप्पीनेस महसूस हो। एक तो नहीं, आई थिंक सो माई वाइफ, माई किड्स एंड माई मॉम। ओके, सो कल अगर आप मॉरिशस जा रहे हो आपके पूरे फैमिली के साथ, आज ऑफिस में स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन कल आप मॉरिशस जाने वाला हूं। मॉरिशस मेरे जाने दिमाग वाले में तो मॉरिशस के जो पल है वो घूम रहे हैं। एक्साइटेड, यस, राइट? ओके, नाउ यू आर इन मॉरिशस फॉर 10 डेज और 10 दिन के बाद आप मॉरिशस की बेस्ट जगह पे बैठे हो, बहुत ही अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग एम्बियंस, और वो ड्रीम प्लेस पे आप ड्रीम लोगों के साथ आप वहाँ पे बैठे हो। कल ऑफिस में वापस जाना है, लास्ट डे है, बैग पैक करनी है, 1 घंटे में निकलना है, आपका मूड कैसा होगा? थोड़ा अभी यहाँ पर इतना सब एंजॉय किया तो ऑफिस जाना थोड़ा कंटाला जैसा लगेगा, एंड इट विल गिव मी लाइक लिटिल बिट अपसेट। अपसेट, राइट? यानी कि हम लोग बेस्ट जगह पे बेस्ट लोगों के साथ बैठे हैं, फिर भी हम दुखी है। यानी कि परिस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मनोस्थिति अच्छी नहीं है, राइट। और अभी ऑफिस में बैठे हैं, स्ट्रेस है आजू बाजू, परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन मनोस्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि कल जाना है, राइट। और मॉरिशियस में भी कल वापस जाना है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मॉरिशियस में बैठ के फेवरेट इंसान के साथ भी दुखी हूँ, ऑफिस में बैठ के सोच के भी बहुत खुश हूँ। यानी कि अपनी सोच से हम खुश हो सकते हैं, राइट। परिस्थिति कितनी भी खराब है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की परिस्थिति हकीकत में बहुत ज्यादा खराब है, यस। लेकिन अगर वो फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली अभी भी खुश रहेंगे, खराब परिस्थिति में भी खुश रहेंगे। मुझे हमेशा लोग पूछते कि इतने सारे प्रॉब्लम है, डैड भी पूछते कि इतने सारे स्ट्रेस में हमेशा खुश कैसे रहते हो। वो रीज़न यही है, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड बिकॉज आई क्रिएट माई फ्यूचर वेरी ब्यूटिफुल। अभी जैसे मैं आपके साथ अभी बैठी हूँ, तो सुबह से आई वॉज एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू बी विथ यू। इसके बाद आई एम एक्साइटेड दैट मैं मेरी बुआ को स्टारबक्स में मिल रही हूँ। उसके बाद आई एम एक्साइटेड दैट मैं हमस बना रही हूँ रात को घर पे जाके सबके लिए, तो आई एम एक्साइटेड कि सबको कितना अच्छा लगेगा। सो आई कीप क्रिएटिंग द एक्साइटमेंट्स। मैं अभी 3 महीना लंदन रह के आई हूँ, लंदन और 14 कंट्रीज आई ट्रैवल्ड अलोन। वापस आते वक्त मैंने ये सोचा कि आई हैव टू क्रिएट एक्साइटमेंट, इससे भी बड़ी एक्साइटमेंट, ताकि मुझे थोड़ा भी ऐसे नहीं हो कि शिट आई एम गोइंग बैक। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स बना लिए, मेरे दूसरे कजिन्स के साथ 3 मूवी बुक कर लिया नेक्स्ट डे, कि मैं फ्लाइट से जाके सीधा ये कर रही हूँ, यहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं 3 मूवी देखने जा रही हूँ। तो कंटिन्यूअसली एक्साइटमेंट क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब हॉलीडेज भी एक्साइटमेंट था, और हॉलीडेज के बाद भी एक्साइटमेंट है, और पहले भी एक्साइटमेंट था। एब्सोल्युटली, दैट इज ओनली द वे कि जब आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अगर आप एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करोगे, जैसे होता है ना, जानबूझ के अच्छी चीज़ें नहीं करोगे तो अनजाने में बुरी चीज़ें हो जाएगी। तो दुख तो दस्तक दे के नहीं आने वाला है, ऐसे ही दरवाज़ा खुला है और आ जाता है। इसीलिए आपको खुशी अपने आप क्रिएट करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, और वो भी एक इंसान के भरोसे नहीं। Very true. Yes. It was very nice and healthy conversation with you. Thank you so much, Thank Manisha. you.